Welcome to Animated Stories Official. ससुराल की एफडी। अगर आप जौनपुर में रहते हैं तो आप देवयानी मिष्ठान भंडार का नाम तो बिल्कुल सुने होंगे, क्योंकि देवयानी मिष्ठान भंडार जौनपुर का सबसे बड़ा और शानदार मिष्ठान भंडार में से एक है। ये अकेला ऐसा मिष्ठान भंडार है जिसके 2 फ्लोर बने हुए हैं। जौनपुर में किसी की भी शादी हो, मुंडन हो या जन्मदिन, देवयानी मिष्ठान भंडार की मिठाइयों के बिना उनका जश्न अधूरा ही रहता है। अरे नरेश जी, आप तो बस हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल शर्मा जी, आप तो हमारे सबसे पुराने ग्राहक हैं। बोलिए बोलिए। कल मेरी बेटी की सगाई है, इसलिए 50 किलो लड्डू का ऑर्डर लिखवाने आया हूँ आपसे। जी अभी लिख देता हूँ। आपके मिष्ठान भंडार से अगर मिठाइयाँ ना आए ना तो हमारे घर में जश्न पूरा ही नहीं होता। हम तो आपसे सालों से मिठाइयाँ ले रहे हैं। जब देवयानी बहन ये मिष्ठान भंडार चलाया करती थी, वो ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, बस अब उसकी भी उम्र हो गई है तो सेहत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। हाँ वो बात तो है, इस मिष्ठान भंडार की नींव है वो। हमारा प्रणाम कहिएगा उन्हें। बिल्कुल कह दूंगा। हाँ हाँ, जानती हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये देवयानी है कौन और ये सब लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो चलिए पहले देवयानी मिष्ठान भंडार के इतिहास को जान लेते हैं। तो ये बात है तब की, जब देवयानी नई नई शादी करके अपनी ससुराल आई थी। अब पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे, इसलिए 18 साल की देवयानी जब ससुराल आई तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। ससुराल की जिम्मेदारी, और जब ससुराल में गरीबी हो तो और बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी देवयानी ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब उनके पति की कुछ सालों बाद मौत हो गई, तब देवयानी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, अब हम क्या करेंगे? बाबूजी भी नहीं रहे और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपना घर चला सके। माँ, क्या अब हम स्कूल भी नहीं जाएंगे? क्या हमें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी? तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद उनके परिवार ने भी हमें घर से निकाल दिया है और हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हम नौकरी कर सके। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम दोनों की पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देवयानी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में मिठाइयाँ बनाने का अद्भुत हुनर था और देवयानी का सफ़र वहीं से शुरू हुआ। पहले वो घर में मिठाइयाँ बनाकर हर घर में बेचने जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को देवयानी के हाथों की मिठाइयाँ इतनी पसंद आने लगी कि देवयानी को काफ़ी सारे ऑर्डर मिलने लगे थे। माँ, ये हमारा मिष्ठान भंडार है। हाँ बेटा, अब से हम यहीं पर मिठाइयाँ बनाएंगे और बेचेंगे भी। माँ, इसका नाम क्या रखा है आपने? ये मेरे जीवन की पूंजी है, इसलिए इस मिष्ठान भंडार को मैंने अपना नाम दिया है, देवयानी मिष्ठान भंडार। बस उस वक्त के बाद देवयानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ उन्होंने इसे और बढ़ाया। काफी सालों तक देवयानी ने इस मिष्ठान भंडार को खुद संभाला था, लेकिन फिर सेहत का साथ न मिलने से अब उन्होंने ये कुर्सी अपने बेटे नरेश और पोते रोहन को सौंप दी थी। रोहन, आज बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, इनका हिसाब लिख दो, माँ को दिखाना है। पापा, आपसे एक बात पूछूं? हम अभी तक दादी को सारा हिसाब क्यों दिखाते हैं? क्योंकि माँ ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो इस मिष्ठान भंडार की असली मालकिन है, इसलिए रोज़ सारा हिसाब माँ को दिखाना होता है। लेकिन मुझे एक बात और समझ में नहीं आई। हम दोनों इस दुकान पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी दादी बुआ जी को भी हर बार इस दुकान का हिस्सा क्यों देती है? माँ का मानना है कि जब उन्होंने ये मिष्ठान भंडार शुरू किया था तब से जानवी और मैं दोनों उनके साथ हैं, इसलिए इस दुकान में हम दोनों का भी हिस्सा है। लेकिन आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैंने तो बहुत बार कहा है, लेकिन वो कभी किसी की बात मानती नहीं है। लेकिन अब तो दादी की तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती। मुझे लगता है अब उन्हें वसीयत बना लेनी चाहिए। अरे मैंने तो कई बार उनसे कहा कि माँ अपनी वसीयत बना लो, लेकिन अब लगता है कि उन पर जोर डालना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक चल बसे और बुआ जी सारी दुकान पर हक जमा कर बैठ जाए। रोहन और नरेश को डर था कि देवयानी के जाने के बाद कहीं उनका राजपथ उनसे छीन ना जाए, इसलिए वो इसी कोशिश में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द देवयानी मिष्ठान भंडार की वसीयत बन जाए। अरे, आपको देवयानी की बहू स्वर्णा और पोता बहू वेदिका से मिलवाना तो रह ही गया। चलिए उनकी मुलाकात भी ले लेते हैं। अरे वेदिका, ये देख,
आज मैं ना सुनार के पास गई थी। देख तो ये कंगन कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे सच में मम्मी जी, ये तो बड़ा ही प्यारा है। पास वाली मिसेस माथुर तो जल बुनकर राख हो जाएंगी। अरे उस दिन बड़ा इतरा रही थी कि मैंने तो नया कंगन लिया है। आज दिखाती हूँ कि सोने का कंगन किसे कहते हैं। लेकिन मम्मी जी, दादी जी ने पूछ लिया तो आपसे? अरे उन्हें बताएगा कौन? वो तो सारा दिन अपने कमरे में ही होती है आजकल, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर तो मम्मी जी, एक ऐसा कंगन मुझे भी चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हम देवयानी मिष्ठान भंडार की मालकिन है। सही है माँ जी, मज़ा आएगा। मैं ना अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने सबसे मिलवा दिया आपको, लेकिन देवयानी से नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि अब देवयानी की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए अब वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। सुबह से किसी का चेहरा तक नहीं देखा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। माँ जी, ये रहा आपका खाना, खा लीजिएगा। अरे स्वर्णा, यहाँ ना जरा। कोई ज़रूरी बात हो तो बताइएगा, वरना मुझे और भी बहुत काम पड़े हैं। आज मुझे सच में एक ज़रूरी काम है। आज रात को सबसे कहना कि मुझे एक ज़रूरी फैसला लेना है, इसलिए सब हाजिर रहे। और हाँ, जानवी को भी आज घर पर ही बुला लेना। लगता है माँ जी आज सच में अपनी वसीयत सुनाने वाली हैं। स्वर्णा, तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ माँ जी, मैं समझ गई। देवयानी ने जब कहा कि उसे एक ज़रूरी फैसला लेना है, तब सब समझ चुके थे कि वो अपनी वसीयत अब सबके सामने बताने वाली है। इसलिए आज सब लोग देवयानी के कमरे में इकट्ठा हुए थे, और तो और जानवी भी वहां आ चुकी थी। आज कितने दिनों बाद अपने कमरे में तुम सबको देखा। मैं तो तुम सबका चेहरा ही भूल गई थी। माँ, तुमने कहा कि एक ज़रूरी फैसला लेना है, तो बताओ वो क्या है? हाँ हाँ, बताती हूँ। अब मेरी सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती, तो मैंने सोचा कि मेरी जो भी संपत्ति है मैं तुम सबको सौंप दूँ। हाँ माँ, ये तुमने सबसे सही फैसला लिया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे कौन ये सब देखेगा? मुझे कुछ हो गया तो सही बात है। तो माँ जी, आपने पेपर्स बनवा लिए हैं क्या? माँ, अगर नहीं बनवाया तो कोई बात नहीं, मैं बनवा देता हूँ। हाँ माँ, मेरे एक वकील पहचान वाले हैं, तुम कहो तो उनसे कह दो बनवाने के लिए। नहीं 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 नहीं, तुम सबको इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सब बना के रख दिया है। दादी, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। सच में आपकी उम्र का तो कोई भरोसा ही नहीं है, पीछे हम परेशान होते रहेंगे फिर। ये रहे पेपर। नरेश, जानवी, यहाँ दोनों। नरेश, मिष्ठान भंडार का सारा कामकाज तुम देखते हो, तो मिष्ठान भंडार तुम्हारे नाम कर रही हूँ, लेकिन उसमें 20 लाख का प्रॉफिट मैं जानवी के नाम कर रही हूँ। ये घर मैंने रोहन और वेदिका के नाम पर कर दिया है, और हमारे जो गांव में मकान है वो जानवी के बेटे के नाम कर दिया है। मेरे गहने मैंने जानवी, स्वर्णा, वेदिका में बराबर से बांट दिए हैं। ये रहे तुम तीनों के गहने। अरे वाह, सबके हिस्से में अच्छे अच्छे गहने आए हैं। मुझे तो हमेशा से दादी जी का ये हार चाहिए था। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, इसलिए मैंने सब कुछ तुम दोनों में बराबर से बांट दिया है। हाँ माँ, आज तुमने ये बड़ा सही काम किया। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें ये सब करने को। वैसे दादी, ये कौन से पेपर्स है जो अभी तक आपके नाम पर ही है? ये मेरी एफडी है। इसमें मैंने 25 लाख रखे थे। अब ये एफडी सालों तक इतनी बड़ी हो गई कि अब इसके 5 करोड़ रुपए हो गए हैं। 5 करोड़ रुपए? और ये एफडी आपके नाम पर है? मेरे नाम पर है। मैंने अभी तक सोचा नहीं इसका नॉमिनी किसे बनाऊं। माँ, इस एफडी में तो इतना पैसा है कि 7 पुष्टि खा सकती है। इसे आप किसी के नाम क्यों नहीं कर देती?
लेकिन इतने पैसे मैं किसी भरोसे वाले इंसान के हाथ में देना चाहती हूँ जो मेरे विश्वास के लायक हो। हाँ, दादी की बात सही है बिल्कुल। इतनी बड़ी रकम वो ऐसे ही किसी के हाथ में थोड़ी ना दे सकती है ना दादी? इसीलिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। अब कोई बात नहीं माँ, तुम आराम से सोचो, फिर किसी को नॉमिनी बनाना। हाँ माँ जी, हम सब तो यहीं हैं आपके साथ ही। चलो अब माँ जी को आराम करने दो। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी जी, मैं आपके पैर दबा दूँ? तुम्हें पैर दबाने आते हैं क्या बहू? हाँ माँ जी, बहुत अच्छे से। अच्छा, आज तक तुमने कभी दबाया नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं। वो तो दादी जी, बस यूं ही कभी मौका नहीं मिला ना मुझे। हाँ बहू, तुम मौके का फायदा उठाना खूब जानती हो। आप सब जाइए, मैं माँ के पास बैठती हूँ। आज तुम्हें घर नहीं जाना जानवी? नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन आपके पास ही रुक जाती हूँ। कितना वक्त हो गया है, हमने खुलकर बात भी नहीं की। कितना वक्त नहीं, कितने साल हो गए। तुम्हें तो हमेशा काम रहता था ना घर में। अरे ऐसा नहीं है माँ, अब मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अरे जीजी, आप क्यों चिंता करती हैं? माँ जी के पास उनका परिवार है ना, हम उनके साथ ही तो हैं। अच्छा, मुझे लगा आप अपनी किटी पार्टी में व्यस्त रहती होंगी। जीजी, आप भी तो अपनी महिला क्लब में व्यस्त रहती हैं ना। तुम सब अब यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ, चलो यहाँ से, अब माँ को आराम करने दो। जब से देवयानी के 5 करोड़ के एफडी की बात बाहर आई थी, तब से सबके तेवर ही बदल चुके थे। देवयानी को खुश रखने में अब कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। माँ के लिए आज स्वर्णा सब कुछ उनकी पसंद का बनना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी को पसंद क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। क्या तुम्हें आज तक नहीं पता कि माँ को खाने में क्या पसंद है? हाँ, तो अब बता दीजिए ना। आप तो उनके बेटे हैं, आपको तो पता ही होगा कि उन्हें क्या पसंद है। माँ को खाने में मुझे याद नहीं है। क्या आपको नहीं पता? एक काम करो, कुछ अच्छा सा खाना बना दो, हम उनके पास लेकर चलते हैं। स्वर्णा, ज़रा रास्ता देना। मैंने माँ के लिए ये सब बना दिया है, अब मैं उन्हें उनके कमरे में देने जा रही हूँ। देखो, जानवी ने बना भी दिया और तुम हो कि ऐसे कैसे खड़ी हो। हम एक काम करते हैं, माँ जी के लिए नई साड़ी लेकर जाते हैं, उन्हें पसंद आएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करो। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। जानवी और नरेश को देवयानी के लिए इतना सब करते देखकर रोहन के मन में भी अब नए ख्याल आने लगे थे। वेदिका, जरा सोचो, अगर दादी ने हमारे नाम पैसे कर दिए तो? मुझे तो सोचकर ही कुछ कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं पेरिस जाऊंगी, उसके बाद दुबई। इसीलिए हमें भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे दादी इमोशनल हो जाए। बचपन में मैं उनका लाडला था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बस उन्हें यही सब याद दिलवाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, आपका पुराना फोटोज वाला एल्बम ले आती हूँ। हाँ, वो देखकर तो इमोशनल हो ही जाएंगी। नरेश, जानवी और रोहन सब लोग देवयानी के कमरे में पहुंचते हैं और अलग अलग तरीके से देवयानी की देखभाल करने लगते हैं। माँ, ये देखो, मैंने आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। याद है बचपन में तुम कैसे मुझे पूरन पोली खिलाया करती थी? आज मैंने तुम्हारे लिए वही बनाई है। देखो, दाल चावल है, पूरन पोली है, तुम्हारी पसंद की आलू की टिक्की भी है। अरे माँ, ये सब छोड़ो, तुम ये देखो, मैंने और स्वर्णा ने तुम्हारे लिए नई साड़ी लाई है, वो भी बनारस से। ये साड़ी आसानी से नहीं मिलती और इसका रंग भी ना गहरा नहीं है, जैसा तुम्हें पसंद है ना वैसा ही है। दादी जी, रोहन बता रहे थे कि बचपन में आप रोहन को बहुत प्यार करती थी। ये देखिए, आपका पुराना एल्बम देखिए। देवयानी उस पुराने एल्बम को हाथ में लेती है और उसे कुछ देर तक देखती ही रह जाती है। ये फोटोज तब के हैं जब मैं ठीक रहती थी, जब मैं दुकान जाती थी। लगभग 10 साल पुराने होंगे। तब रोहन और नरेश दोनों मेरे साथ दुकान में बैठते थे, मुझसे बातें करते थे, सब कुछ बताते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, तो जैसे ये कमरा ही मेरा जेल सा बन गया। कई कई दिनों तक यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं था, सबकी अपनी दुनिया बस चुकी थी।
जब रोहन की शादी हुई तब भी मैं इसी कमरे में आराम कर रही थी। जानवी तो पराये घर क्या गई, जैसे उसने तो मुझसे रिश्ता तोड़ ही दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरे एफडी के नॉमिनी बनने के लिए तुम सब मेरे पास आ जाओगे तो शायद मैं इस बात को कब का तुम सबके सामने बता चुकी होती। इस उम्र में इंसान को पैसों की नहीं बल्कि प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन अब लगता है कि पैसा रिश्तों से भी बड़ा है, जिसके चलते आज तुम सब यहाँ मेरे साथ बैठे हो। वरना ये कमरा और मैं सालों से इसी घर में है ना, लेकिन आज तक किसी ने एक नज़र भर भी नहीं देखा था। देवयानी की बातें सुनकर कमरे में खामोशी सी छा गई। सबकी आंखें नम थी देवयानी की सच्चाई को सुनकर, लेकिन शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई देवयानी को कुछ कहने की। सबका दिल जानता था कि वो सब लोग यहाँ आज भी बस पैसों की वजह से आए हैं। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। देवयानी के इतना कहते ही सब लोग उसके कमरे से चले जाते हैं। अगली सुबह आज क्या बात है, इतना वक्त हो गया है, माँ के कमरे से पूजा की आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, वैसे तो माँ जी सबसे पहले उठकर पूजा और आरती ही करती है। पापा, हमें चलकर देखना चाहिए, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं है। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मैं भी आती हूँ। कमरे में पहुंचते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। देवयानी को कई बार उठाने के बाद भी उसने आंखें नहीं खोली। देवयानी अब परलोक सिधार चुकी थी। सबकी आंखें नम थी और सबके मन में ये कसक रह गई थी कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग पाए। वहीं पास के टेबल पर एक कागज़ था जिसमें देवयानी ने 5 करोड़ को सब में बराबर बांट दिया था, लेकिन अब वो पैसे भी उन सबके दिल को वो सुकून नहीं पहुंचा सकता था जो देवयानी के माफ़ करने से शायद उन्हें मिल सकता था।